अब हम आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं और आपको टर्की लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां से आई एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का अब हम विश्लेषण करने वाले हैं। टर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत मशहूर और प्राचीन म्यूजियम हुआ करता था जिसका नाम है हाया सोफिया। उस दुल जलाले वल इकराम, दिलों में नूर ईमान भरने वाले उस मेहरबान अल्लाह की है सब हम्द व सना। अपने परचम और अपनी तलवार की कसम खाकर जिस जिहाद के रास्ते पर निकला हूं, उस पर हजरत खिज़्र मेरे हम रकाब हों और हजरत अली मेरे इमाम। बेशक जुल्फ़िकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना दुलदुल से बेहतर कोई राहवार। हम गाजी हो या शहीद, फतह अल्लाह ही की है। अब टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मस्जिद में बदलने की इजाजत दे दी है। पिछले 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले से पहले कई लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि वो अपने जीवन काल में कभी राम मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे। लेकिन अरे सुनो भाई सुनो, अरे बटन दबाओ बटन दबाओ। इस म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का आदेश टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन ने दिया है, जिस पर अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी और इस ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हाया सोफिया में 24 जुलाई को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसी 24 जुलाई को अब से कुछ घंटे पहले टर्की के राष्ट्रपति हाया सोफिया पहुंचे हैं और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण भी किया। लेकिन यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए आपको टर्की और हाया सोफिया के इतिहास को संक्षेप में समझना होगा। सबसे पहले हाया सोफिया के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि इसे 6ठी शताब्दी में एक चर्च के रूप में बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में जब टर्की में ऑटोमन शासन आया, ऑटोमन एम्पायर आया, तो इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े आपका रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? बताओ अब्दुल करीम। यानी पहले ये चर्च था और बाद में इसे मस्जिद बना दिया गया। हालांकि तब भी इस चर्च को तोड़ा नहीं गया, इसे नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसकी कलाकृतियां बहुत सुंदर थीं, शानदार थीं और इसे तोड़ने का फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का अंत होने के बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया और यह म्यूजियम टर्की की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। लेकिन अब एक बार फिर इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। हाया सोफिया को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है और इसे मस्जिद में बदलने के फैसले का विरोध अब पूरी दुनिया में हो रहा है। यूनेस्को और अमेरिका के अलावा रशिया, यूरोपियन यूनियन और वेटिकन ने भी इस फैसले का विरोध किया है। ईसाई कुद्स के पीछे पड़े हुए हैं, यहूदी भी अपना हक जताते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हर कोई इसे अपनी मलकियत समझता है। ऐसा ही है फर्जन, अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने साले बंदों को ही बनाएगा। ये अल्लाह का वादा है, तुम रंजीदा ना हो। ईमान हमारी उम्मीद है। कुद्स के अहल वही लोग होंगे जो हालत जंग में भी इंसानी जाने बचाएंगे। वो जो आदिल हैं और जो रहम दिल हैं, वही इस मुकद्दस जमीन के वारिस होंगे। जालिम चाहे अपना कितना ही जोर लगा ले, बदनुमा दाग की तरह मिट जाए। अब सवाल यह है कि खुद को सेकुलर कहने वाले टर्की में आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? इसके लिए आपको संक्षेप में टर्की के इतिहास को भी समझना होगा और यह देखना होगा कि आज का जो टर्की है वो कितना सेकुलर है। टर्की एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां करीब 98% लोग इस्लाम को मानते हैं और टर्की की गिनती उन गिने चुने मुस्लिम देशों में होती है जिन्हें सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर माना जाता है। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को यह जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें।
वर्ष 1299 से 1922 तक टर्की में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था और 1923 में टर्की को इस साम्राज्य से आजादी मिली थी। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे, मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला। वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए गुंदन बनाता है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। और इसका श्रेय टर्की के पूर्व तानाशाह को जाता है, जिसका नाम है जनरल मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिसे आप हिंदी में अतातुर्क भी कहते हैं। अतातुर्क एक तानाशाह थे, लेकिन वो बहुत प्रगतिशील थे और टर्की को एक सेकुलर देश बनाना चाहते थे जो फ्रांस के सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर आधारित था। खुदा जाहिर व बातिन से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं, लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। हक ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही को खरीदा है, तो ना तो उनकी तिजारत ने फायदा पहुंचाया उन्हें और ना ही वो हिदायत याफ्ता होंगे। जिसके तहत धर्म और सरकार को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। वहां धर्म अलग है और सरकार अलग है और ये दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वर्ष 1924 में टर्की का संविधान बना और 1928 में इस संविधान में बदलाव कर दिया गया और इस्लाम से स्टेट रिलीजन का दर्जा वापस ले लिया गया, यानी इस्लाम अब स्टेट रिलीजन नहीं रहा। संविधान के तहत ही जनरल अतातुर्क ने टर्की की सेना को देश में हमेशा सेकुलरिज्म कायम रखने की जिम्मेदारी दी। आधुनिक टर्की के संस्थापक अपनी सेकुलर छवि से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी थी। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। हम दुखी नहीं होंगे और ना ही रुकेंगे। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे। क्या हमारे नबी ने हमें ये तलकीन नहीं की है कि चाहे क़यामत के आसार जाहिर हो जाएं, जिसके हाथ में कोई पौधा हो वो उसे जरूर लगाए। मैंने रब से इल्तिजा की कि या रब, जानता हूँ तेरे हर काम में मसलहत है, मगर मुझे मेरे घर से दूर भेजने की क्या वजह है। रब ने मेरे कल्ब को इत्मीनान बख्शा। हालांकि कहा जाता है कि टर्की की जनता हमेशा से ये चाहती थी कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिले, अवसर मिले। ठीक वैसे ही जैसे ये अधिकार भारत और अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लोगों को हासिल है, क्योंकि यहां आप अपने धर्म का इजहार कर सकते हैं, अपने धार्मिक चिन्हों का इजहार आप खुलेआम कर सकते हैं। लेकिन टर्की में ऐसा नहीं हो सकता, फ्रांस में ऐसा नहीं हो सकता। आलम इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त देना असल मसला है और हम इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। अब क्योंकि टर्की का सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी वहां की सेना की है, तो वर्ष 2016 में सेना ने एर्दोआन का तख्ता पलट करने की कोशिश की। तुर्की में देर रात सेना के एक गुट ने तख्ता पलटना चाहा। आवाम ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बागी हुए 104 सैनिक मारे गए। इस टकराव में 50 आम नागरिकों की भी मौत हुई है, लेकिन जनता के चुने लोकतंत्र में जनता ने ही तख्ता पलटने की हिंसक कोशिश को जड़ से कुछ ही घंटों में उखाड़ फेंका। तो सेना की तरफ से तख्ता पलट की ये साजिश जो नाकाम कर दी गई है, खुद जनता की तरफ से इस साजिश को नाकाम किया गया। लेकिन सेना इस काम में सफल नहीं हो पाई, असफल रही, क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा लेकर एर्दोआन ने अपने समर्थकों को, जो कि कट्टरपंथी समर्थक थे, उन समर्थकों को सेना के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। आधी रात को तुर्की की राजधानी अंकारा के आसमान में सेना के बागी गुट के हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियां बरसीं। अंकारा में सड़क पर मौजूद आम लोगों और पुलिस वालों पर सेना के बागी गुट की इस फायरिंग के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजधानी अंकारा और तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल की सड़कों पर बागी हुए सैनिक टैंक लेकर उतर आए। 8 करोड़ की आबादी वाले देश तुर्की में सीधे जनता की तरफ से चुने गए राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोआन का तख्ता पलटने की ये कोशिश सेना के बागी गुट की तरफ से हुई।
जिसे जल्द नाकाम कर दिया गया। तख्ता पलट की इस कोशिश से सबक लेकर एर्दोआन ने अपनी ताकत और बढ़ाई और सेना की ताकत को कमजोर कर दिया, कम कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, तुर्की का एक आम नागरिक सेना के बागी गुट के टैंक के आगे लेट जाता है। ऐसे ही कई जगहों पर सेना के एक गुट के विद्रोह को जनता ने खुद खत्म किया। इस्तांबुल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां तख्ता पलटने निकले सैनिकों के टैंक के आगे बिना डरे जनता अडिग खड़ी रही। इस्तांबुल में सेना के टैंक के आगे जनता और पुलिस ने मिलकर तख्ता पलटने की कोशिश को उखाड़ फेंका। सेना के बागी गुट ने तुर्की में तख्ता पलटने के लिए जो कत्लेआम मचाया, उससे बिना डरे तुर्की की जनता ने अपनी राष्ट्रपति की अपील के बाद बगावत को जड़ से उखाड़ फेंका। ये वही वीडियो है जिसमें पुलिस और जनता की जोड़ी के आगे विद्रोही गुट के सैनिक हाथ खड़े कर टैंक छोड़कर सरेंडर करते नजर आते हैं। और फिर तुर्की में आधी रात की तानाशाही का अंत हुआ। तुर्की तख्ता पलट की सुबह देखने से बच गया। तुर्की ने अपने लोकतंत्र की ही सुबह देखी। लेकिन इसके बावजूद टर्की में अब वहां के राष्ट्रपति पर सवाल उठाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। I've listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. Is India's media facing a credibility crisis? पूरी दुनिया में जिस देश में सबसे ज्यादा पत्रकार इस समय जेल में बंद हैं, वो देश टर्की है। यहां तक कि टर्की में अब सरकार के खिलाफ बोलने वालों को आसानी से जेल में डाल दिया जाता है। We are supposed to question the people in power, but what has happened in the past 5.5 years is that the media has become a stooge of the ruling government. They have stopped questioning the ruling government, and to make matters worse, they have been propagating the divisive and even the negative agenda of the ruling party. A string of high-profile resignations at ABP News last year laid bare the extent of the pressure journalists are under. You would say something on air, as an anchor or as a journalist, or if you wrote something on Twitter, they would kind of pressurize you in different ways. There was a person called Nripendra Mishra in the Prime Minister's office, and he would actually make calls to the proprietors, to the editors, and of course, point out something that the government was not very comfortable about. So yes, this government has been working in different ways to pressurize the media. और लोगों की आवाज को दबाने के लिए एर्दोआन अपने देश को एक कट्टर इस्लामिक देश में बदल रहे हैं, यानी धर्म को राजनीति का एक औजार बना रहे हैं। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। ऐसी आय नहीं बढ़ी? नो सर, मुनाफा नहीं हुआ है। The country has slipped in the World Press Freedom Index to 140 out of the 180 countries listed. That's behind Afghanistan and South Sudan. टर्की के राष्ट्रपति भले ही आज भी अपने देश को सेक्युलर कहते हों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन वो अब ऐसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं जो उनके देश के मुसलमानों को एकजुट करती हैं। करीब 9 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 16 बार राम का आज नाम लिया संसद में और बताया कि उनकी कैबिनेट ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना अब तैयार कर ली है। हाया सोफिया को मस्जिद बनाए जाने के विरोध में कोई मजबूत बयान अभी तक नहीं दिया है, इसलिए भारत को भी अब ये चुप्पी तोड़कर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का विरोध करना चाहिए और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। मंजिलें मारते बरकरफ्तार शहसवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीने अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए, अपने अजीम आबा अजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ताबद कोई न पहचाने। रब्बे जुल जलाल
हर मार्के में मुझे फतहमंद फरमाए। अब समय आ गया है जब भारत उसका जवाब दे और उसका हिसाब किताब चुका ले। हजरत इब्राहिम के मानने वाले ही थे जो आखिरकार गालिब आए। सो हक की राह में अगर मार दिया गया तो शहादत, कबीला बदर किया गया तो हिजरत, और कैद कर दिया गया तो सुन्नत यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सह लेंगे। अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बटन दबाओ, बटन दबाओ।